दोपहर के 2 बज रहे थे और आसमान से जैसे आग बरस रही थी। चिलचिलाती धूप में शहर के बीचों बीच एक नई सरकारी इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां उड़ती हुई धूल, सीमेंट की दमघोंटू महक और कंक्रीट के बीच दर्जनों मजदूर पसीने से लथपथ होकर अपना खून सुखा रहे थे। इन्हीं मजदूरों की भीड़ में एक 28 साल का नौजवान माधव भी था। उसके माथे से टपकता पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। उसके कपड़े सीमेंट और मिट्टी से सने हुए थे और उसकी हथेलियों में ईंटें उठाने की वजह से गहरे और सख्त गड्ढे पड़ चुके थे। वो अपनी पीठ पर सीमेंट की भारी बोरी उठाए हांफते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगता था कि उसकी ये मजदूरी, ये पसीना एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का कारण बनेगा। लेकिन माधव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसके उस सुकून, उसके भरोसे और उसकी पूरी दुनिया को राख में मिलाने वाला था। तभी अचानक दूर से सायरन की तेज आवाज गूंजने लगी। पुलिस की गाड़ियों का काफिला हूटर बजाता हुआ तेजी से कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ बढ़ा। पलक झपकते ही साइट का पूरा माहौल बदल गया। ठेकेदार से लेकर इंजीनियर तक सबके सब खौफ में आ गए और हाथ बांधकर खड़े हो गए। नीली बत्ती वाली एक चमचमाती सफेद रंग की सरकारी वीआईपी गाड़ी आकर रुकी। एक पुलिस वाले ने दौड़कर पीछे का दरवाजा खोला और उस गाड़ी में से बाहर निकली जिले की नई डीएम, आईएएस ऑफिसर नंदिनी। नंदिनी ने एक बेहद महंगी और कड़क सूती साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखों पर काला चश्मा था, चेहरे पर एक ऐसा तेज और गुरूर था जो किसी भी आम इंसान को डराने के लिए काफी था। उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार मक्खियों की तरह भिनभिना रहे थे। माधव, जो उस वक्त दूसरी मंजिल पर खड़ा था, उसने जैसे ही नीचे देखा, उसके हाथों से सीमेंट की बोरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चेहरा, वो चाल, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी नंदिनी थी। वही नंदिनी जिसे यहां तक पहुंचाने के लिए माधव ने अपनी जवानी, अपने सपने और अपना खून पसीना तक बेच दिया था। माधव के होठों पर एक कांपती हुई मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। एक पति का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि उसकी पत्नी आज इस शहर की सबसे बड़ी अधिकारी बनकर खड़ी है। वो बिना सोचे समझे अपनी गंदी और फटी हुई कमीज के साथ ही सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ा। वो बस एक बार अपनी नंदिनी के सामने जाना चाहता था, ये देखने के लिए कि इतने सालों बाद उसे अफसर की वर्दी में देखकर नंदिनी की आंखों में कैसा प्यार छलकता है। नंदिनी ठेकेदार को कड़ी आवाज में फटकार लगा रही थी। उसका लहजा इतना तीखा था कि आसपास खड़े बड़े बड़े अधिकारियों की भी सांसें अटकी हुई थीं। तभी माधव भीड़ को चीरता हुआ हांफते हुए नंदिनी के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर धूल जमी थी, बाल बिखरे हुए थे और शरीर से पसीने की तेज बदबू आ रही थी। माधव ने अपने सूखे हुए होंठ खोले और एक भारी लेकिन प्यार भरी आवाज में धीमे से कहा, नंदिनी। ये नाम सुनते ही नंदिनी ठिठक गई। उसने अपना काला चश्मा नीचे किया और माधव की तरफ देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। माधव को लगा कि नंदिनी उसे देखकर मुस्कुराएगी, शायद भावुक हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने माधव के पैरों तले से जमीन खींच ली। नंदिनी की आंखों में पहचान की कोई चमक नहीं थी, प्यार का कोई नामोनिशान नहीं था। उसकी जगह वहां सिर्फ घृणा, नफरत और तिरस्कार का एक भयानक समंदर था। नंदिनी ने अपने महंगे परफ्यूम लगे रुमाल से अपनी नाक को ढका और पीछे हटते हुए ठेकेदार पर चीख पड़ी, ये क्या बदतमीजी है? ये बेकारी जैसा गंदा और बदबूदार आदमी मेरे सामने कैसे आ गया? तुम लोगों को काम करने का सलीका तक नहीं पता। ऐसे गंदे और जाहिल गवार लोगों को काम पे रखते हो जिन्हें ये तक तमीज नहीं है कि एक आईएएस ऑफिसर के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए। नंदिनी की आवाज में इतना जहर था कि वहां खड़ा हर इंसान सुन रह गया। माधव का शरीर पत्थर बन गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। भिकारी, गंदा, जाहिल गंवार, ये शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर माधव के कॉलर को बेरहमी से पकड़ा और उसे जोर से धक्का देते हुए चिल्लाया, चल पीछे हट गंवार, मैडम के सामने खड़े होने की तेरी औकात है क्या? माधव धड़ाम से मिट्टी में जा गिरा। उसके घुटने छिल गए, लेकिन उसे उस शारीरिक चोट का कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिल सीने के अंदर किसी कांच के बर्तन की तरह चकनाचूर हो चुका था। नंदिनी ने जमीन पर गिरे माधव की तरफ एक आखिरी हिकारत भरी नजर डाली, जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो, और अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। उड़ती हुई धूल माधव के आंसुओं से भीगे चेहरे पर चिपक गई।
आसपास खड़े मजदूर उसे उठाने आए, लेकिन माधव वहीं मिट्टी में बैठा शून्य में घूरता रहा। उस पल माधव का दिमाग उसे 5 साल पीछे उस अंधेरे और सीलन भरे छोटे से कमरे में ले गया, जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। माधव को याद आया वो दिन जब नंदिनी उसके पैरों के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने कहा था, माधव, अगर इस बार मैं दिल्ली जाकर यूपीएससी की कोचिंग नहीं कर पाई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे घरवाले मेरी शादी किसी भी अनपढ़ आदमी से कर देंगे। उस दिन माधव ने नंदिनी के आंसू पोंछते हुए कसम खाई थी कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन नंदिनी के सपनों को टूटने नहीं देगा। माधव खुद पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन नंदिनी को दिल्ली भेजने के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसने गांव की अपनी पुश्तैनी छोटी सी जमीन कौड़ियों के दाम बेच दी। दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोता, रात को एक ढाबे पर जूठे बर्तन मांजता, और जो भी पैसा बचता वो सीधा नंदिनी के अकाउंट में भेज देता। माधव ने खुद को भूखा मारा। कई रातें उसने सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी पीकर गुजारी, ताकि दिल्ली में बैठी नंदिनी को कभी पैसों की कमी महसूस ना हो। नंदिनी जब भी फोन करती तो रोते हुए कहती थी, माधव, जिस दिन मेरे कंधे पर आईएएस का रुतबा होगा, उस दिन तुम्हारे हाथों के ये छाले मैं अपने प्यार से भर दूंगी। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां तुम्हें कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। माधव ने उन्हीं झूठे वादों को सच मानकर अपने शरीर का एक एक कतरा निचोड़ दिया था, लेकिन आज उसी पसीने की बदबू से नंदिनी को उल्टी आ रही थी। आज उस पसीने ने उसे एक आईएएस की नजरों में अछूत बना दिया था। रात का अंधेरा घिर चुका था। शहर की सड़कें शांत हो रही थी। माधव भारी कदमों के साथ शहर के वीआईपी इलाके की तरफ बढ़ रहा था। उसके अंदर सवालों का एक बवंडर उठ रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि उसकी अपनी पत्नी उसे पहचानने तक से मुकर गई। वो सीधा डीएम के उस आलीशान सरकारी बंगले के बाहर पहुंचा। बड़ी बड़ी दीवारें, चमकती रोशनियां और हथियारबंद सुरक्षा गार्ड। माधव ने गार्ड्स से जाकर कहा कि वो डीएम मैडम से मिलना चाहता है। गार्ड्स ने उसकी हालत देखकर उसे दुत्कारते हुए भगाना चाहा, लेकिन माधव वही डट गया। उसने कहा, मैडम से जाकर कहो कि माधव आया है। काफी देर बाद एक नौकर बाहर आया और उसने माधव को बंगले के मुख्य दरवाजे से नहीं, बल्कि पीछे के सर्वेंट क्वार्टर के अंधेरे रास्ते से अंदर बुलाया। ये अपमान माधव के लिए एक और बड़ा झटका था। वो धीरे धीरे पीछे के उस अंधेरे हिस्से में पहुंचा जहां कचरे के डिब्बे रखे थे। कुछ ही पलों बाद नंदिनी वहां आई। उसने घर में पहनने वाले बेहद कीमती कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर वही पुरानी कठोरता और नफरत का भाव था। माधव ने टूटी हुई आवाज में पूछा, नंदिनी, आज दोपहर को तुमने जो किया, क्या वो सच था? क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए। चुप रहो, नंदिनी ने दांत पीसते हुए उसकी बात काट दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की? अपनी हैसियत देखी है तुमने? तुम एक गवार अनपढ़ मजदूर हो और मैं इस पूरे जिले की मालकिन हूं। तुम्हें क्या लगा मैं एक आईएएस ऑफिसर होकर तुम जैसे बदबूदार मजदूर को अपना पति मानकर दुनिया के सामने खड़ी हो जाऊंगी? अगर मीडिया या मेरे ऑफिस के लोगों को भनक भी लग गई कि मेरा पति ईंटें ढोने वाला एक जाहिल है, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग मुझ पर हंसेंगे। माधव के रोंगटे खड़े हो गए। वो बेयकीन आंखों से उस औरत को देख रहा था जिसे उसने भगवान की तरह पूजा था। इज्जत? माधव हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें बेइंतहा दर्द छुपा था। मेरी ही कमाई, मेरे ही खून से तुमने ये कुर्सी खरीदी है नंदिनी, और आज तुम्हें मेरी ही पहचान से शर्म आ रही है? हां, आ रही है शर्म, नंदिनी चिल्लाई। उसने अपने हाथ में पकड़ा एक लिफाफा माधव के मुंह पर दे मारा। लिफाफे से कुछ 1000 के कड़क नोट और कुछ कानूनी कागज नीचे जमीन पर गिर गए। ये लो पैसे, अपनी जिंदगी भर की मजदूरी का हिसाब समझो इसे। और ये रहे तलाक के कागज, मैंने इन पर साइन कर दिए हैं। तुम भी चुपचाप इन पर अंगूठा लगा देना। आज के बाद अगर तुमने मेरे आसपास भी भटकने की कोशिश की तो 1 मिनट में तुम्हें ऐसे झूठे केस में अंदर सड़वा दूंगी कि जिंदगी भर जेल की चक्की पीसते रहोगे। अब दफा हो जाओ यहां से। कागजों और पैसों को जमीन पर पड़ा देखकर माधव के अंदर का वो सीधा साधा अपनी पत्नी के लिए जान देने वाला आशिक हमेशा के लिए मर गया। उस अंधेरे सर्वेंट क्वार्टर में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। माधव झुका, लेकिन उसने पैसे नहीं उठाए। उसने वो तलाक के कागज उठाए। उसने नंदिनी की आंखों में सीधा देखा। उन आंखों में अब कोई आंसू नहीं था, कोई दर्द नहीं था। वहां सिर्फ एक ठंडी, राख में दबी हुई आग जल रही थी। तुमने मेरी गरीबी और मेरी मेहनत का मजाक उड़ाया है नंदिनी।
माधव की आवाज इतनी सर्द और शांत थी कि नंदिनी के अंदर एक पल के लिए सिहरन दौड़ गई। तुमने एक मजदूर के पसीने को अपनी कुर्सी के घमंड तले रौंदा है। तुम सोचती हो कि ये वर्दी और ये ताकत हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। आज तुमने सिर्फ एक मजदूर का दिल नहीं तोड़ा है, तुमने अपने ही गुरूर की कब्र खोद दी है। तलाक तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। अब ये मजदूर तुम्हें दिखाएगा कि जब किसी का पसीना इंसान के आंसुओं और खून में बदलता है तो बड़े बड़ों के घमंड का महल कैसे मिट्टी में मिल जाता है। माधव मुड़ा और बिना पीछे देखे उस विशाल बंगले के अंधेरे में कहीं खो गया। नंदिनी वहीं खड़ी रही, ये सोचकर कि एक मामूली मजदूर उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन उसे इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि माधव की ये खामोशी किसी आने वाले भयानक तूफान की सबसे पहली और सबसे खतरनाक चेतावनी थी। उस सर्द और खौफनाक रात के बाद माधव कभी उस शहर में नजर नहीं आया। वो उस विशाल सरकारी बंगले के पीछे वाले अंधेरे रास्ते से तो निकल गया था, लेकिन उसके अंदर का वो सीधा साधा, अपनी पत्नी को भगवान मानने वाला माधव उसी कचरे के ढेर के पास हमेशा के लिए मर चुका था। अगले दिन जब सूरज निकला तो कंस्ट्रक्शन साइट पर माधव नहीं था। उसने अपनी मजदूरी के बचे हुए पैसे ठेकेदार से लिए और एक जनरल डिब्बे की ट्रेन पकड़कर सीधा दिल्ली के लिए निकल पड़ा। ये वही दिल्ली थी जहां उसने नंदिनी को अफसर बनने के लिए भेजा था, लेकिन अब माधव वहां किसी और के सपने पूरे करने नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए वजूद को एक नया आकार देने जा रहा था। दिल्ली के एक बेहद सस्ते और सीलन भरे इलाके में माधव ने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली। उसने दिन में एक लाइब्रेरी में सफाई कर्मचारी की नौकरी कर ली और रात को एक एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी ज्वाइन कर ली। लेकिन इन सब के बीच उसका असली मकसद कुछ और था। लाइब्रेरी में सफाई करते हुए वो उन पुरानी और मोटी मोटी किताबों को निकालता जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ा करते थे। जिन हाथों में ईंटें उठाने की वजह से सख्त गड्ढे पड़ चुके थे, अब उन हाथों ने एक पेन पकड़ लिया था। माधव की जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई थी। वो दिन में सिर्फ 3 घंटे सोता था। कई बार रात को एटीएम के बाहर पहरा देते हुए जब उसकी आंखें थकान से बंद होने लगती तो उसे अचानक नंदिनी की वो तीखी और नफरत भरी आवाज सुनाई देती, भिखारी, गंदा, जाहिल गवार। ये आवाज उसके लिए किसी तेजाब की तरह काम करती, जो उसकी नींद, उसकी थकान और उसकी भूख को जलाकर राख कर देती। वो झटके से उठता और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी के नीचे अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता। उसने अपने कमरे की दीवार पर नंदिनी के फेंके हुए तलाक के वो कागज चिपका रखे थे, ताकि हर सुबह उठते ही उसे अपनी बेइज्जती और अपने इंतकाम का मकसद याद रहे। महीने सालों में बदलते गए। माधव के हाथों के छाले अब पेन की स्याही से काले पड़ चुके थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए थे, लेकिन उन आंखों की चमक अब किसी भूखे शेर जैसी हो गई थी। एक मजदूर की जिद जब किसी पन्ने पर उतरती है तो वो इतिहास रच देती है। माधव ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की। वो चाहता तो आईएएस बन सकता था, लेकिन उसने आईपीएस चुना। वो जानता था कि एक आईएएस के गुरूर को सिर्फ एक आईपीएस की खाकी वर्दी और सिस्टम का खौफ ही तोड़ सकता है। ट्रेनिंग के दौरान माधव ने खुद को लोहे की तरह मजबूत बना लिया। वो अब वो भावुक लड़का नहीं था जो किसी के आंसुओं पर पिघल जाए। वो एक ऐसा सख्त, निडर और खूंखार अफसर बन चुका था जिसके नाम से ही अपराधियों की रूह कांपने लगी थी। इधर इन 4 सालों में नंदिनी की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिले की डीएम रहते हुए उसका घमंड आसमान छूने लगा था। उसने अपनी ईमानदारी को अपनी महंगी लाइफस्टाइल और रुतबे के शौक में बेच दिया था। वो शहर के सबसे भ्रष्ट और खतरनाक राजनेता विधायक ठाकुर बलवंत के साथ मिलकर जिले के करोड़ों रुपए के सरकारी टेंडर पास करने लगी थी। उसके पास अब लग्जरी गाड़ियां थीं, महंगे डिजाइनर कपड़े थे और हर शाम शहर के बड़े बड़े होटलों में उसकी पार्टियां होती थीं। उसे लगता था कि वो इस शहर की रानी है और कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन नंदिनी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पाप और लालच के जिस दलदल में वो उतर चुकी है, वहां एक दिन उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। बलवंत जैसे नेताओं ने धीरे धीरे नंदिनी को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया था। उन्होंने नंदिनी के रिश्वत लेते हुए कुछ गुप्त वीडियो बना लिए थे और अब वे उसे ब्लैकमेल करते थे। नंदिनी अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन बाहर से वो वही कड़क, घमंडी और आम जनता को कीड़े मकोड़े समझने वाली डीएम साहिबा का नाटक कर रही थी। तभी शहर के शांत और भ्रष्ट माहौल में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे पुलिस और प्रशासन महकमे में भूचाल ला दिया।
राज्य सरकार ने जिले में बढ़ते भ्रष्टाचार और माफिया राज को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया था और उस फोर्स के नए चीफ के रूप में एक बेहद सख्त और तेज तर्रार आईपीएस अफसर को शहर में भेजा जा रहा था। इस नए अफसर के बारे में पूरे विभाग में खौफनाक अफवाहें फैली हुई थीं। कहा जाता था कि वो किसी राजनेता से नहीं डरता, कोई रिश्वत उसे खरीद नहीं सकती और वो मुजरिमों से बात नहीं करता, सीधा उनका गुरूर तोड़ता है। इस नए अफसर का नाम फाइलों में सिर्फ एम सिंह लिखा हुआ था। नंदिनी के ऑफिस में भी हड़कंप मचा हुआ था। बलवंत ने नंदिनी को फोन करके धमकाया, सुनो मैडम, ये जो नया कुत्ता शहर में आ रहा है, इसे किसी भी तरह मैनेज करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने हमारे टेंडर्स और गैरकानूनी काम की फाइलों पर नजर भी डाली तो मैं तुम्हारे वो रिश्वत वाले वीडियो मीडिया में लीक कर दूंगा। फिर तुम्हारी ये डीएम की कुर्सी और तुम्हारी इज्जत दोनों सड़कों पर नीलाम हो जाएगी। नंदिनी डर से कांप उठी। उसका वही घमंड जो एक वक्त पर आसमान छूता था, अब बलवंत के एक फोन कॉल से चकनाचूर हो रहा था। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि ये नया अफसर भी तो आखिर एक इंसान ही है। पैसा, रुतबा और एक खूबसूरत आईएएस महिला की चापलूसी, ऐसा कौन सा अफसर है जो इस जाल में नहीं फंसेगा। नंदिनी ने तय किया कि वो इस नए एसटीएफ चीफ के स्वागत के लिए जिले के सबसे महंगे सर्किट हाउस में एक शानदार पार्टी का आयोजन करेगी और पहली ही मुलाकात में उसे अपनी मुट्ठी में कर लेगी। अगली शाम सर्किट हाउस को किसी महल की तरह सजाया गया था। शहर के सारे बड़े अधिकारी, बिल्डर और राजनेता वहां मौजूद थे। नंदिनी ने अपनी सबसे महंगी रेशमी साड़ी पहनी थी, गले में हीरे का हार था और चेहरे पर वही पुराना बनावटी आत्मविश्वास था। वो मुख्य द्वार पर खड़ी थी ताकि जैसे ही नया एसटीएफ चीफ पहुंचे वो खुद आगे बढ़कर उसका स्वागत करे और अपना रुतबा दिखाए। रात के ठीक 8 बज रहे थे। अचानक सर्किट हाउस के बाहर सायरन की तेज और कान फोड़ू आवाजें गूंजने लगी। पुलिस की आधा दर्जन गाड़ियां धूल उड़ाती हुई एक के बाद एक अंदर दाखिल हुईं। माहौल एकदम से भारी हो गया। पार्टी में चल रहा हल्का संगीत बंद कर दिया गया और सब के सब उस काफिले की तरफ देखने लगे। सबसे आगे एक काले रंग की एसयूवी आकर रुकी जिस पर एसटीएफ चीफ की नेम प्लेट लगी हुई थी। गाड़ी रुकते ही 4 हथियारबंद कमांडो तेजी से बाहर निकले और उन्होंने पोर्च को घेर लिया। एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने अपने चेहरे पर एक दिलकश और प्रोफेशनल मुस्कान सजाई और हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ी। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक चमचमाता हुआ काले रंग का पुलिस का जूता जमीन पर पड़ा। फिर वो शख्स बाहर निकला। उसने कड़क खाकी वर्दी पहनी हुई थी। कंधों पर आईपीएस के चमकते हुए सितारे और अशोक स्तंभ थे। उसकी कदकाठी देखकर ही आसपास खड़े लोगों की सांसें रुक गईं। उसने अपनी आंखों पर एक काला एविएटर चश्मा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था, बिल्कुल एक पत्थर की तरह। नंदिनी अपने सजे हुए होठों से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। वेलकम टू द सिटी सर। मैं इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नंदिनी। हम सभी आपके स्वागत के लिए। नंदिनी के शब्द बीच में ही हवा में लटक गए। उस लंबे और चौड़े सीने वाले अफसर ने अपने दाएं हाथ से अपना काला चश्मा धीरे से नीचे किया। माधव के चेहरे पर एक बहुत ही सर्द, खौफनाक और चीर देने वाली मुस्कान उभरी। उसने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में, जो पूरे सर्किट हाउस के सन्नाटे को चीर रही थी, धीमे से कहा, गुड इवनिंग मैडम डीएम। सुना है आपको पसीने की बदबू से बहुत नफरत थी। अब इस खाकी वर्दी की महक की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब आपका हर दिन, हर रात और हर सांस मेरे इसी खौफ के साए में गुजरेगी। नंदिनी का शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसे अब समझ में आ रहा था कि एक मजदूर का पसीना जब तूफान बनता है तो वो बड़े बड़ों के गुरूर के महल को कैसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। सर्किट हाउस के उस आलीशान और जगमगाते हॉल में अब शमशान जैसा खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर के जितने भी बड़े अधिकारी, नेता और ठेकेदार वहां मौजूद थे, उनकी सांसें हलक में अटकी हुई थीं। कोई अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नंदिनी के चेहरे का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। उसके महंगे सैंडल के ठीक पास गिरे हुए फूलों के गुलदस्ते को माधव ने अपने भारी जूतों से कुचला और अपनी काली आंखों से नंदिनी के गुरूर को चीरते हुए बाहर निकल गया। माधव के वहां से जाते ही नंदिनी के पैर लड़खड़ाए और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने जिस इंसान को अपनी दौलत और रुतबे के नशे में एक कीड़ा समझकर कुचला था, वो असल में एक ऐसा सोया हुआ तूफान था जो अब उसकी पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए लौट आया था।
अगले ही दिन से शहर का नक्शा बदलना शुरू हो गया। एसटीएफ चीफ माधव सिंह ने बिना कोई समय गवाए शहर के माफिया और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक ऐसा खौफनाक ऑपरेशन शुरू किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने सबसे पहले विधायक ठाकुर बलवंत के अवैध काले साम्राज्य पर धावा बोला। बलवंत के अवैध शराब के गोदाम, जुए के अड्डे और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। बलवंत बौखला गया। उसने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन एसटीएफ चीफ के आगे किसी नेता या मंत्री की एक नहीं चल रही थी। घबराए हुए बलवंत ने रात के अंधेरे में नंदिनी को फोन मिलाया और उस पर चीखते हुए कहा कि वो तुरंत इस नए आईपीएस अफसर को रोके, वरना वो उसके सारे काले कारनामे दुनिया के सामने ला देगा। लेकिन नंदिनी खुद खौफ के मारे कांप रही थी। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो जानती थी कि माधव के दिल में उसके लिए जो नफरत की आग है, उसे दुनिया की कोई दौलत या ताकत नहीं बुझा सकती। जब बलवंत को लगा कि पुलिस का फंदा उसके गले तक पहुंच चुका है और नंदिनी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो उसने अपनी खुन्नस निकालने और खुद को बचाने के लिए अपना आखिरी दांव चल दिया। बलवंत ने नंदिनी के रिश्वत लेते हुए और फाइलों में हेराफेरी करते हुए जो गुप्त वीडियो बनाए थे, उन्हें रातों रात मीडिया और सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। अगली सुबह का सूरज नंदिनी के लिए उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सवेरा लेकर आया। न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। हर तरफ जिले की डीएम के भ्रष्टाचार के टेप गूंज रहे थे। शहर की जनता जो कल तक उससे डरती थी, आज सड़कों पर उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और एक झटके में नंदिनी को डीएम के पद से सस्पेंड कर दिया गया। कुछ ही घंटों के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने डीएम के उसी आलीशान बंगले पर छापा मारा जहां कभी नंदिनी का सिक्का चलता था। जिस बंगले के बाहर खड़े होकर नंदिनी ने माधव को जलील किया था, आज उसी बंगले से एंटी करप्शन के अधिकारी उसे धक्के मारते हुए बाहर निकाल रहे थे। उसकी चमचमाती नीली बत्ती वाली वीआईपी गाड़ी, उसके हथियारबंद गार्ड, उसका रुतबा और उसका वो आसमान छूता घमंड, सब कुछ चंद पलों में मिट्टी में मिल चुका था। मीडिया के कैमरे उसके चेहरे पर फ्लैश मार रहे थे और वो अपना मुंह छुपाते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठने से बचने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही दिनों में नंदिनी की हालत इतनी खराब हो गई कि वो सूख कर एक टिनके जैसी हो गई। जिन महंगे कपड़ों और परफ्यूम का उसे शौक था, आज उन्हें पहनने की उसकी हैसियत नहीं बची थी। उसके अपने माता पिता ने भी इस बदनामी के डर से उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। अब नंदिनी पूरी तरह से अकेली थी। उसे सस्पेंशन के बाद गिरफ्तार होने का डर सता रहा था। उसे लगा कि अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे इस नर्क से निकाल सकता है, उसका अपना पति माधव। एक रात भारी बारिश के बीच नंदिनी भीगते हुए एसटीएफ के हेडक्वार्टर पहुंची। उसके कपड़े मैले हो चुके थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। आज वो सच में वैसी ही दिख रही थी जैसा उसने कभी माधव को कहा था, एक भिखारिन की तरह। गार्ड्स ने उसे रोकना चाहा, लेकिन माधव ने अपने केबिन के अंदर से उसे आने की इजाजत दे दी। नंदिनी कांपते हुए कदमों से उस विशाल और ठंडे केबिन में दाखिल हुई। माधव अपनी कड़क आईपीएस वर्दी में अपनी कुर्सी पर बैठा किसी फाइल को देख रहा था। उसने एक बार भी नजर उठाकर नंदिनी की तरफ नहीं देखा। नंदिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और अचानक माधव के जूतों के पास घुटनों के बल गिर पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लगी। माधव, मुझे बचा लो माधव। नंदिनी की आवाज आंसुओं से रुंधी हुई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दौलत और कुर्सी के नशे में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी वही नंदिनी हूं जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ बेच दिया था। मुझे अपना लो। मैं अब कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। माधव ने अपनी कलम मेज पर रखी। उसने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाई और नीचे गिरकर रोती हुई नंदिनी की तरफ अपनी सर्द भावनाहीन आंखों से देखा। उसकी आंखों में न तो कोई प्यार था, न दया, और न ही इंतकाम पूरी होने की कोई खुशी। वहां सिर्फ एक खौफनाक खालीपन था। माधव ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। नंदिनी ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में बेयकीनी था। माधव, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हमारे पुराने दिनों को याद करो जब तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। मेरी पत्नी? माधव के होठों पर एक कड़वी और सर्द मुस्कान तैर गई। मेरी पत्नी तो उसी रात मर गई थी जिस रात तुमने अपने गुरूर में एक मजदूर के पसीने को बदबूदार कहा था। तुमने उस सीढ़ी को लात मार दी थी जिसने तुम्हें आसमान तक पहुंचाया था। और जहां तक बात पत्नी होने की है,
तो तलाक के उन कागज़ों पर मैंने उसी रात साइन कर दिए थे जो तुमने मेरे मुंह पर मारे थे। मेरा और तुम्हारा रिश्ता उसी सर्वेंट क्वार्टर के बाहर कचरे के ढेर पर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। नंदिनी माधव के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन माधव झटके से पीछे हट गया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुझे छूने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज़ में एक ऐसी कड़क थी जिसने नंदिनी की रूह तक को कपा दिया। तुम सोचती हो कि मैंने ये वर्दी तुमसे बदला लेने के लिए पहनी है? नहीं नंदिनी, मैंने ये वर्दी इसलिए पहनी ताकि मैं खुद को ये साबित कर सकूं कि मेरी औकात तुम्हारे फेंके हुए चंद पैसों की नहीं है। मेरा इंतकाम तो तुम्हें बर्बाद करना था ही नहीं। तुमने तो अपने लालच, अपने घमंड और अपने पापों से खुद को बर्बाद किया है। मेरा इंतकाम तो सिर्फ एक आईना बनना था, और आज तुम अपने ही अक्स को उस आईने में देखकर खौफ खा रही हो। मुझे एक आखिरी मौका दे दो माधव, प्लीज। मैं सड़क पर आ गई हूं, मुझे जेल नहीं जाना। नंदिनी गिड़गिड़ा रही थी। तुम्हारे आंसुओं की अब मेरी अदालत में कोई कीमत नहीं है। माधव ने अपनी इंटरकॉम का बटन दबाया और बाहर खड़े अधिकारियों को आदेश दिया, इंस्पेक्टर अंदर आइए। कुछ ही सेकंड में 2 महिला पुलिस अधिकारी कैबिन में दाखिल हुईं और उन्होंने नंदिनी को दोनों तरफ से सख्ती से पकड़ लिया। नंदिनी चीखने लगी, नहीं माधव, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मत भेजो इनके साथ। माधव ने अपनी मेज पर रखी एक फाइल उठाई और उसे बंद करते हुए बहुत ही शांत और कड़क लहजे में कहा, इन पर भ्रष्टाचार, सरकारी पैसों की हेराफेरी और पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज है। इन्हें गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दो। और हां, इस बात का ध्यान रखना कि कानून के सामने एक भ्रष्ट अपराधी की कोई हैसियत नहीं होती। महिला पुलिसकर्मियों ने नंदिनी को घसीटते हुए बाहर की तरफ खींचना शुरू किया। नंदिनी की चीखें पूरे एसटीएफ हेडक्वार्टर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। वो माधव का नाम लेकर रो रही थी, लेकिन माधव ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। दरवाज़ा बंद हो गया और नंदिनी की आवाज़ धीरे धीरे उस अंधेरे गलियारे में कहीं खो गई। माधव सिंह ने अपनी वर्दी पर लगे अशोक स्तंभ को एक बार छुआ। उसकी आंखों के सामने वो पुराने दिन एक बार फिर से फ्लैश हुए, जब वो सीमेंट की बोरियां उठाता था और उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे। आज उन छालों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उसने खिड़की से बाहर शहर की शांत हो चुकी रात को देखा। एक मजदूर के पसीने का कर्ज पूरा हो चुका था और एक आईएएस के घमंड की इमारत हमेशा के लिए राख बन चुकी थी। कहानी सिर्फ एक बदला नहीं थी, ये इस बात का सबूत थी कि इंसान की असली हैसियत उसके पैसों या कुर्सी से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत और उसके ज़मीर से तय होती है। और जब कोई इंसान अपने गुरूर में दूसरे के संघर्ष को कुचलता है, तो वक्त एक दिन उसे उसी मिट्टी में मिला देता है जहां से वो उठी थी।